गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमने देख लिया, क्या देख लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया। ठीक है, हमने दो प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। ठीक है, अब क्या था ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, ठीक है, तो हमने उसका क्या देखा था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तक हमने देख लिया था। एक छोटा सा नोट लिखवाना था, वो नोट लिखवाएंगे। ठीक है, अब हमें डिस्कशन करना है, उसके आगे हम डिस्कशन करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या सा फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, फ्रीजिंग कांस्टेंट इसमें भी होता है, जैसे उसमें बॉइलिंग कांस्टेंट था। ठीक है, इसमें भी फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है, कैसे निकलता है, ठीक है, कितना निकलता है, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए, जो लास्ट पॉइंट था मोलर इक्विवेलेंस कांस्टेंट तक लिख लिया था हमने। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, वो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। इक्विमोलर solution of all the substance in the same solvent will show same boiling point elevation that is elevation in boiling point does not depend upon the nature of solute, therefore it is a qualitative property. It is a qualitative property. ठीक है, अब जरा देखिए क्या है, जो चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, वो है इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इन द सेम सॉल्वेंट विल शो द सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो इक्विमोलर सोल्यूशन है, ठीक है, सेम सब्सटेंस का, सेम सॉल्यूट का, ठीक है, उसका सेम सॉल्वेंट का, उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी आती है, जो एलिवेशन आता है, वो क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जब नेचर पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, नंबर पे डिपेंड करा तो मतलब ये क्या हो गया, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें किस तरह से घटा होता है, मतलब डिप्रेशन आता है। ठीक है, कैसे उसमें घटता है वो चीज़ देखें, डिक्रीज कैसे होता है। चलिए, चलिए भैया,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखिए जरा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस in its liquid state is equals to vapor pressure in the solid state। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब कोई ऐसा टेम्परेचर जब किसी सब्सटेंस का प्रेशर लिक्विड स्टेट में जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो क्या हो, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है उसका, ठीक है। चलिए जरा मैं इसको लिखता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोल क्या रहा है, मैं लिख रहा हूं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ substance is defined as the temperature at which the pressure of the substance in its liquid state is equal to vapor pressure in solid state। डेट इज़, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, H2O क्या हो रहा है? लिक्विड में है, ठीक है, लिक्विड में है। क्या हो रहा है? जब 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? H2O में जा रहा है, जो कि क्या हो जा रहा है? सॉलिड हो जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट आ जा रहा है इसका, ठीक है। तो क्या होगा? 0 डिग्री रहेगा तो सॉलिड हो जाएगा, आइस बन जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, क्या होता है? ये बार बार होता रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ। अब देखिए क्या हो रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज विच द प्रेशर एट विच द प्रेशर टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर उसके लिक्विड स्टेट में, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर उसके लिक्विड स्टेट में इक्वल हो जाए किसके? वेपर प्रेशर इन सॉलिड स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस। उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में जो प्रेशर, वेपर प्रेशर लगेगा, उसी वेपर प्रेशर के, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर पे क्या होगा? फ्रीज होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे सुनिए। एट द फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट and solid state have same vapor pressure. According to the Raoult's law, when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solvent decreases and it could not equal to that of solid solvent at lower temperature. As a result, the freezing point of the solvent decreases. क्या होता है? बोला जा रहा है कि जो सॉलिड स्टेट में है और जो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर सेम होता है ना, उनका वेपर प्रेशर हमने बोला क्या? सेम होता है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम उसमें कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्वेंट क्या है हमारा? प्योर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो वेपर प्रेशर क्या कर, वो क्या करता है? वो टेम्परेचर को क्या करता है? डिक्रीज करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है
सल्यूट नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज। अब देखिए क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वो किसके ऊपर असर करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर असर करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है या फिर डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। At the temperature at the freezing point, at the freezing point, liquid state and solid state have same vapor pressure, according to Raoult's law. When a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solvent decreases at lowering temperature. At the lowering temperature, as a result, the freezing point of solvent decreases. ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज। ठीक है, ये समझ में आया। जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसके वेपर प्रेशर को क्या करता है, वो घटाता है। ये तो हमको पता है, उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उसके क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, लोअरिंग आएगा टेम्परेचर में। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल होने की वजह से, ठीक है, वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करिए। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को निकालना कैसे है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रिलेशंस फाइंड करने हैं। चलिए कुछ सपोज करते हैं। लेट टी नॉट एफ इन फ्रीजिंग, इज मैंने लिख दिया, इन लिख दिया, इज होगा, इज फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TF is freezing point of solution, therefore delta TF is equals to T नॉट F, जो पहले था और जो बाद में हुआ क्या TF, ठीक है, नॉट T डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मोल, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल्स क्या KF इंटू क्या स्मॉल m। नाउ ये हमको मिल गया, ठीक है। हमने क्या किया, डेल्टा TF को निकाला, कितना आएगा पहले जो था, ठीक है, और बाद में जो हुआ, पहले वाले से बाद वाले को माइनस कर देंगे तो कितना कम हुआ ये हमको पता चल जाएगा कितना, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल m के ऊपर, मोलैलिटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा। अच्छा, ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया KF आ गया हमारे पास, ठीक है, इनटू m। ये हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक अलग अप्रोच है, ठीक है, इसको क्या करेंगे और हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, इसको कैपिटल के कर लीजिए, आसान रहेगा पढ़ने में, ठीक है, इनटू क्या W2 इंटू 1000, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, M2 इंटू W1, ये क्या होगा ग्राम्स में होगा, ठीक है। इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, ये TF किसके बराबर हो जाएगा, नाउ KF इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, इसको यूनिटी मान लेते हैं, तो डेल्टा F इज इक्वल्स टू KF M हो जाएगा, और ये KF किसके बराबर होगा, देखिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की तरफ होगा, ठीक है। और KF इज ऑल्सो नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या करता है, सॉल्वेंट का नेचर बताता है, कैसा भैया उसका नेचर है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे कुछ बातें बची हुई हैं और इस टॉपिक में ना नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, हो गया। चलिए आगे पढ़ेंगे, ऊपर का लाइन मिटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ का इस तरफ का मिटा रहा हूँ। चलो भैया, हमने बता दिया KF क्या बताएगा, फंक्शन ऑफ नेचर क्या है, फंक्शन है सॉल्वेंट का, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन M आ जाएगा भैया, स्मॉल m आ जाएगा, स्मॉल m के बराबर, इसके बराबर आ गया। अब ये क्या, इसका यूनिट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया, K मोल पर kg इसका होता है, तो क्या आ जाएगा भैया, kg केल्विन kg पर मोल, ये क्या आ गया
के एफ का यूनिट आ गया, ठीक है, यूनिट ऑफ के एफ आ गया, ये यूनिट ऑफ के एफ आ गया, केल्विन केजी पर मोल, यानी हर मोल पे क्या हो रहा है, देखिए कितना किलो केल्विन बढ़ रहा है, केजी केल्विन बढ़ रहा है, ये दिखाएगा, ठीक है। नाउ के एफ में बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when molarity is unity, ठीक है। यूनिटी क्या हो गया भैया, सेम चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मोलैलिटी क्या हो, यूनिटी हो, यानी 1 हो, 1 मोल पर केजी हो, ठीक है, 1 मोल पर केजी हो, तो के एफ किसके बराबर होगा, डेल्टा टी एफ के बराबर होगा, ठीक है। के एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ, यानी क्या, के एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ व्हेन स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 1 मोल पर केजी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अब इसके कुछ नोट्स हैं, ठीक है, 5-6 टाइप्स के हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये समय समझ में आ गया कि भैया क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा वाला था, ये तीसरा वाला है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम इनके कुछ नोट्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए पहले हमको ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये चैप्टर अब आपका बचा हुआ है तकरीबन 3-4 लेक्चर का है, ठीक है, 3-4 लेक्चर का, 3-4 लेक्चर के बाद ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये नोट करिए, अगले लेक्चर में हम आपको नोट कराएंगे इसके सारे नोट्स, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उस नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा, इस पूरी की समरी लिखी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।